Hello, my dear student. Welcome again in my YouTube channel, and this is Ankit Tiwari, and you are watching me on the platform of Student Learning Classes. Today, we will discuss about the first chapter of the biology class 11th. That's name is Living World. Before it, if you are new on this channel, please do subscribe and press the bell icon by which you can easily gain the notification of next video. So let's start to talk about biology. Then we will just discuss about first chapter of the living world. First we will discuss about what is biology. तो चलिए समझते हैं क्या होता है बायोलॉजी और चीजों को फील करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी अपने आप में खुद एक जीता जागता वर्ड है। बायो मतलब होता है लिविंग, बायो मतलब लिविंग और लॉजी मतलब स्टडी करना। बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी करना, यानी ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लिविंग बीइंग के बारे में स्टडी करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बच्चों, अगर आप क्लास 11th बायोलॉजी की एनसीईआरटी उठाओगे तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से पहले जो है एक लेफ्ट साइड में एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, नाम है ऑरेंस मेयर। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे कहते हैं। देखो, ये सब चीजें जो है नॉर्मल जो है टीचर्स या फिर कह सकते हैं कि जो 11th में पढ़ाते हैं या 12th में जो एकेडमिक पढ़ाते हैं वो नहीं बताते हैं, पर हम चूंकि हायर क्लासेस में पढ़ाते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और मेरा टारगेट यही होता है कि मैं जो आज पढ़ाऊं या 3 साल बाद पढ़ाऊं, पढ़ने वाले बच्चा अगर जो बायो पढ़ रहा है जरूर मेडिकल के एग्जाम में कहीं ना कहीं अपीयर होता है, तो उसे सब चीजों को समझना जरूरी होता है। कैसे कम से कम शब्दों में वो ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रखे, वही मेरा टारगेट होता है। तो चलिए सीखते हैं। तो देखिए, जो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी है, डार्विन ऑफ, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी जो है उनका नाम है ऑरेंस मेयर। क्या नाम बच्चों? जो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी है उनका नाम जो है वो है ऑरेंस मेयर। तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी जो है उनका नाम है ऑरेंस मेयर। क्लियर? तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको बोलते हैं? ऑरेंस मेयर को बोलते हैं। इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा गया है ना, इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी दिया गया है ना, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी दिया गया, यानी इनको बेल्जियम प्राइज, क्राफोर्ड प्राइज एंड इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी दिया गया। 3 प्राइज इनको दिए गए, एक बेल्जियम प्राइज, एक क्राफोर्ड प्राइज और एक इंटरनेशनल प्राइज इनटू द बायोलॉजी दिया गया। और जो बेल्जियम प्राइज इनको दिया गया था वो दिया गया था 1983 में। ठीक है, जो बेल्जियम प्राइज दिया गया था इनको वो दिया गया था 1983 में। ठीक है, अगला जो प्राइज दिया गया था क्राफोर्ड प्राइज दिया गया था। कौन सा प्राइज दिया गया बच्चों? क्राफोर्ड प्राइज दिया गया था, और ये दिया गया था 1999 में। क्राफोर्ड प्राइज दिया गया था और ये दिया गया था 1999। ओके, और जो तीसरा दिया गया था वो दिया गया था इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी। क्या दिया गया था? इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, प्राइज ऑफ बायोलॉजी। और ये जो दिया गया था उस सन का नाम है 1994, जब हम पैदा हुए थे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑरेंस मेयर, जिन्हें हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसको दिया गया और वो 3 कौन कौन से अवार्ड थे, कब कब दिए गए। तो जो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी जो है में ऑरेंस मेयर को दिया गया, और इसीलिए इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इन्हें बेल्जियम प्राइज दिया गया 1983 में, क्राफोर्ड प्राइज दिया गया 1999 में, और इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी was given 1999। That is 199, sorry, this is 194, 19। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? होगी बच्चों तो प्लीज कमेंट करिएगा, या फिर आप मेरे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे छोटे बहादुर बच्चों, चीजों को फील करने की कोशिश करते हैं। तो लिविंग का मतलब क्या होता है? लिविंग वर्ड ही जो है समझने के लिए बायो में पहला चैप्टर बनाया गया, लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड को समझने के लिए पहला चैप्टर क्लास 11 में बनाया गया, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड मतलब संसार। तो चलो बच्चों, हम किसको लिविंग मानेंगे? किसको लिविंग मानेंगे? तो कहा गया कि जिन जिन लोगों के अंदर ये 5 बातें विद्यमान होती है, यानी पाई जाती है, उन्हें हम लिविंग कह सकते हैं। मेरी बातें फील आ रही हैं? उन्हें हम लिविंग कह सकते हैं। वो 5 बातें क्या हैं? पहली बात ग्रोथ, पहली बात ग्रोथ। दूसरी बात क्या है? रिप्रोडक्शन। दूसरी बात क्या है? रिप्रोडक्शन। तीसरी बात जो है वो है, बोलिए, मेटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म। और चौथी जो बात है वो है आपका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। और जो 5वीं बात है मेरे प्यारे बच्चों वो है कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये कुल 5 बातें हैं जिनके बारे में अगर जो ये 5 चीजें अगर किसी के अंदर पाई जा रही हैं तो उन्हें हम लिविंग कहते हैं। पर कहीं कहीं ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, ये 5 चीजें अगर पाई जाती है तो वो लिविंग कहलाता है। पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये 5 चीजें डिफाइनिंग फीचर हो सकती हैं? ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये 5 चीजें पाई जाती हैं, बट एक टर्म आता है कि क्या ये 5 चीजें डिफाइनिंग फीचर हो सकती हैं? तो कहा जाता है नहीं। तो बोला जाता है क्यों नहीं भाई, आप लॉजिक दीजिए। मैंने कहा हाँ देता हूं लॉजिक। तो चलिए सीखते हैं। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन वेट। ठीक है, इंक्रीज इन व्हाट? वेट या मास। दूसरा होता है इंक्रीज इन साइज। तीसरा क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल में बढ़ोतरी हो जाए तो इनको हम ग्रोथ कह सकते हैं। चलिए मैं मानता हूं इन्हें ग्रोथ कहते हैं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर साइज बढ़ती है। हमारी साइज बढ़ी, हम जब 2 साल के थे तो इतने छोटे थे और आज 25 साल के हो गए तो जो है हमारी साइज इतनी बड़ी है। इन फ्यूचर और बड़ी हो सकती है, वो डाइट पर डिपेंड करता है। खैर बात की बात है। तो वेट बढ़ा, साइज बढ़ा और नंबर ऑफ सेल बढ़ा तो हमें कहा गया भाई हम लिविंग हैं। पर क्या ये डिफाइनिंग फीचर हो सकता है? एक बच्चे ने कहा डिफाइनिंग का सेंस क्या होता है? यार आप ये फील नहीं कराए हमको। हम कहते देखो बेटा, जो डिफाइनिंग फीचर होता है उसका मतलब कि ये सभी लिविंग बीइंग के अंदर पाया जाता हो, उसका कोई भी एक्सेप्शन ना हो, तो उसे हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। मेरी बातें फील आ रही हैं? ओके, फील आए तो जरूर कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते बच्चों, तो मैंने कहा वेट और साइज और नंबर अगर बढ़ता है तो उसे हम ग्रोथ की संज्ञा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं। पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें ग्रोथ होता है। जैसे अगर मान लीजिए लकड़ी का गट्ठर है, लकड़ी का गट्ठर मतलब लकड़ी का एक मान लीजिए कोई बंडल है, उसको उठाकर मैंने पानी में फेंक दिया। कुछ समय बाद गया, मैंने देखा लकड़ी का जो वेट है वो बढ़ गया, थोड़ा लकड़ी फूल गई, एब्जॉर्प्शन कर लिया उसने, वाटर एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ जिससे वो उसका साइज भी बढ़ गया। फिर बाहर मैंने निकाला तो मैंने देखा लकड़ी की साइज भी बढ़ी है और लकड़ी का वेट भी बढ़ा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ हुआ है? जी नहीं। ग्रोथ तो हुआ है, हम कह सकते हैं ग्रोथ हुआ है, लेकिन क्या हम उसको लिविंग कह सकते हैं? आंसर है नहीं, हम लिविंग उसे नहीं कह सकते। ऐसे ही चट्टान है, चट्टान के ऊपर खूब पानी गिरा है, चट्टान का वजन बढ़ गया, क्या हम उसे लिविंग कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं कहेंगे। यानी कि ये चीजें जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी देखा जा रहा है और लिविंग में भी देखा जा रहा है, तो हम इसे डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में के अंदर पाया जाना चाहिए, नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाया जाना चाहिए। एक ने कहा चलो भाई ये बात मान लेता हूँ, चलो ग्रोथ नहीं होगा, मैं मान लेता हूँ भाई ग्रोथ जो है लकड़ी के अंदर नहीं हुआ, उसके बाद जो है पत्थर के अंदर नहीं हुआ,
पर रिप्रोडक्शन तो जरूर होता होगा। मैंने कहा हाँ भाई देखते हैं। तो चलिए अगर बात रिप्रोडक्शन की करते हैं बच्चों, इसको छाप लीजिएगा, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ, रिप्रोडक्शन, री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब बनाना, कैसा बनाएगा, अपने जैसा बनाना भाई। तो रिप्रोडक्शन एक डेफिनेशन है कि फॉर सर्वाइवल ऑफ ओन जनरेशन each living being produce a living organism like themselves or small difference will take place in themselves. That depends on the type of reproduction. यदि asexual reproduction होता है तो जो उसका offspring होता है वो identical होता है, और अगर sexual होता है तो उसका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता है। थोड़ा फादर के जीन, थोड़ा मदर के जीन उसके अंदर पाए जाते हैं, जिससे उनके अंदर वेरिएबिलिटी पाई जा सकती है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर बात को और फिल किया जाए, चीजों को 150 ग्राम और बढ़ा करके समझने की कोशिश किया जाए, तो देखो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इंक्रीजिंग द व्हाट, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को बढ़ा रहे हैं, अपनी पॉपुलेशंस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अब रिप्रोडक्शन बच्चों दो तरह का होता है। अगर आप क्लास 10th स्टैंडर्ड पास होंगे और चीजों को समझे होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा कि रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और दूसरा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा कौन सा रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपको ये भी पढ़ाया गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दो पेरेंट्स का मतलब दोनों मेल नहीं होते, दो अपोजिट टेंडेंसी वाले, यानी एक मेल और एक फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। दिस विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक में जो मेल होगा उससे मेल गैमेट निकलता है, ठीक है, उसके बाद जो फीमेल है उससे फीमेल गैमेट निकलता है। ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज हो कहते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट जो होता है, इस प्रोसेस को, फ्यूज होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, या सिंगैमी बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सिंगैमी बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जाइगोट बनाया, जाइगोट जो है उसके अंदर डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। आगे हम पढ़ाएंगे माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। देखिए शरीर में रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ करके जिस भी सेल में ग्रोथ होता है वो माइटोसिस से होता है, और मियोसिस सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, क्योंकि मियोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है ना, और जो माइटोसिस होता है उसमें आइडेंटिकल सेल बनती हैं। आगे हम मियोसिस और माइटोसिस के बारे में चर्चा करेंगे, और इस चैप्टर में कुछ उस लेवल की बातें नहीं है। हम एक नया चैप्टर है सेल और सेल डिवीजन, उसमें हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। आगे है हमारे 1 महीने या 15 दिन में आ जाएगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होना, सीखते हैं, ठीक है। तो जो मेल गैमेट है वो मेल गैमेट जो फ्यूज हुआ, जाइगोट बनाया, जाइगोट बड़ा होकर के एम्ब्रियो बनाता है बच्चों। क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो फिर से ऑर्गेनिज्म बना लेता है। चीजें फील आ रही, ये ध्यान रखना। तो दिस इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो पेरेंट्स होता है वो दो अलग अलग पेरेंट्स हैं, तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो 100% आइडेंटिकल नहीं होता है। मैं ना अपने पापा जैसा दिखता हूँ 100%, ना अपनी मदर जैसा दिखता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, मेरी जो कैरेक्टर है, मेरे जो कैरेक्टर हैं वो 100% फादर और मदर जैसे नहीं है, यानी मैं आइडेंटिकल नहीं हूँ, बिकॉज हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बच्चों। एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप 11th के स्टूडेंट हो चुके हो, तो देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके चलते वेरिएशन क्रिएट होता है। क्या होता है बच्चों, वेरिएशन क्रिएट होता है, और आगे चल के आपको पढ़ना है कि जहां वेरिएशन होगा वहां
वेरिएशन के साथ साथ एडॉप्टेशन होता है और एडॉप्टेशन के बाद इवोल्यूशन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं ना कहीं इवोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जिन जिन ऑर्गेनिज्मों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर वेरिएशन होता है, और वेरिएशन इवोल्यूशन का क्या होता है, आधार होता है। किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन के अंदर जब वेरिएशन होता है तो उसका इवोल्यूशन होता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर में चेंज आते हैं। हमें माना जाता है हम बंदर, हमारे पूर्वज जो हैं वो बंदर थे, अभी हैं कुछ लोग बंदर बिहेव करते हैं, ऐसा अलग बात है, पर तो हमारे पूर्वज जो थे वो क्या थे, बंदर थे, पर हमारे अंदर क्या है, कैरेक्टर चेंज हो गए, हमारे अंदर इवोल्यूशन हुआ, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे अंदर वेरिएशन हुआ, और वेरिएशन के चलते इवोल्यूशन होता है। दिस इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट अगर बात हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की करते हैं तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बहादुर बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 तरीके का होता है। एक होता है, होता तो बहुत तरह का, 6 तरह का हम क्लास 10th स्टूडेंट पढ़े हैं। पहला पढ़े हैं बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, नॉट बाइनरी फिजन, ठीक है, क्या बाइनरी फिजन, क्या बाइनरी फिजन। दूसरा मल्टीपल फिजन, ठीक है, मल्टीपल फिजन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है स्पोर फॉर्मेशन, तीसरा होता है स्पोर फॉर्मेशन। चौथा क्या होता है, बडिंग, चौथा क्या होता है, बडिंग, चौथा है बडिंग, ठीक है। और पांचवा होता है फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। और जो छठवां होता है वो होता है, फ्रैगमेंटेशन के बाद होता है छठवां मेरे प्यारे बच्चों रीजनरेशन, ठीक है। ये 6 चीजें हमें समझना है। तो क्या क्या, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, दीज आर द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए फील करते हैं इनको, इसके अंदर होता क्या है और क्यों होता है, कब होता है। देखो बच्चों, बाइनरी फिजन जो होता है वो अमीबा और पैरामीशियम के अंदर कॉमन होता है, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम के अंदर जो है बाइनरी फिजन पाया जाता है। अब क्या होता है, जो अमीबा और पैरामीशियम है वो फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, अपना सेल जो है उसके अंदर जब फेवरेबल कंडीशन क्या है, भोजन जब सफिशिएंट मिल रहा हो तो वो फेवरेबल कंडीशन है। जब उनको फेवरेबल कंडीशन में भोजन मिल रहा होता है तो अपने सेल को कुछ इस तरह से क्या करते हैं, बनाते हैं, और उनका न्यूक्लियस जो है वो ऐसे डिवाइड होता है। ये है सेल, अमीबा का सेल है, और ये अमीबा का न्यूक्लियस है। सेल के अंदर 2 हिस्सा होता है, पढ़े होंगे, सेल और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और उसके बगल साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और इन दोनों को, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला करके हम सेल का प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और ये है पूरा सेल, ये जो है बढ़ता है, बढ़ने के बाद ये कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, और ये फिर ऐसा होता है, और ये इस तरह से 2 भाग में बढ़ जाता है। फिर ये वाला जो बॉडी वॉल है वो इस वाले बॉडी वॉल के कांटेक्ट में आता है। जब कांटेक्ट में आता है तो केमिकल निकलता है जिसके चलते ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है और 2 सेल के बन के तैयार होता है। अब पूछा जाता है कि प्रूफ करिए कि अमीबा एक इमोर्टल है, अमर प्राणी है ना। प्रूफ करिए कि अमीबा क्या है, अमर प्राणी है। तो obvious सी बात है, ये उसका फादर थे, फेवरेबल कंडीशन मिला, फिर उनकी साइज बढ़ी, न्यूक्लियस बढ़ा, और फिर एक सेल से 2 सेल बन गए, तो उसी सेल से बने ना, इसीलिए हम लोग क्या इनको इमोर्टल कहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उसी सेल से मिल करके बने हैं, ठीक है। तो ये भी चीज आपको समझना है। दिस इज अबाउट अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। अब अगर आप अमीबा और पैरामीशियम के बारे में जान गए तो अब एक होता है आपका मल्टीपल फ्यूजन। जो मल्टीपल फ्यूजन होता है वो कहीं ना कहीं प्लाज्मोडियम के अंदर देखा जाता है। किसके अंदर देखा जाता है बच्चों, प्लाज्मोडियम के अंदर देखा है। और जो प्लाज्मोडियम होता है वो प्लाज्मोडियम जो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन, प्लाज्मोडियम जो होता है एक बीमारी काज करने वाला क्या है, एक कह सकते हो प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम जो है बीमारी काज करने वाला प्रोटोजोआ है। इस जो बीमारी ये काज करता है उस बीमारी का नाम है मलेरिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम के 4 स्पीसीज होते हैं, क्लास 12 में पढ़ना है, पर आपको बता दें प्लाज्मोडियम के 4 स्पीसीज होते हैं, वायरेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, है ना, और प्लाज्मोडियम
मलेरिया। ये 4 स्पीसीज होते हैं, ये चारों लोग जो है मलेरिया काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लाज्मोडियम जो है इनका जो एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया नाम की बीमारी का काजेटिव एजेंट है। बट इनका अगर कैरियर की बात करें तो इनका कैरियर होती है फीमेल एनाफिलीज, है ना। इनका जो कैरियर होती है वो फीमेल एनाफिलीज होती है। इन्हीं शब्दों में कुछ 2-4 शब्द और जोड़ लीजिए, छोटी छोटी बातें आपसे पूछ लिए जाती हैं। जैसे आपने डेंगू नाम की बीमारी पढ़ी होगी। डेंगू एक बीमारी है जिसका कैरियर जो होता है वो एडीज एजिप्टियाई यानी कि एडीज मॉस्क्यूटो होता है। कौन सा मॉस्क्यूटो होता है? एडीज मॉस्क्यूटो होता है। मॉस्क्यूटो कैरियर होता है। जैसे पाकिस्तान में मान लीजिए, या पाकिस्तान दूर है, मान लीजिए मुंबई में कोई बिस्किट बनता है और बिस्किट मुंबई में बन के बनारस में बिकने को आता है, तो मुंबई से बनारस पैदल चल के तो आएगा नहीं, ट्रक में भर के आएगा। तो ट्रक क्या है? कैरियर है, और बिस्किट क्या है? एजेंट है जिसको हम लेंगे। उसी तरह से डेंगू जो है ये बीमारी है और उसका कैरियर एडीज मॉस्क्यूटो होता है, और उसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है, जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो एक वायरस होता है। तो डेंगू वायरस से होता है जी, बिल्कुल मच्छर के काटने से तो होता है, बट डेंगू वायरस से होता है, दिमाग में सेट रखिएगा। उसी तरह से मच्छर के काटने से एक और बीमारी होती है फाइलेरिया, है ना। फाइलेरिया होती है, फाइलेरिया नाम की बीमारी होती है जिसको हम लोग फिल पांव या फिर हाथी पांव वाली बीमारी कहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक मॉस्किटो से होती है और उसका नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या करता है? फाइलेरिया नाम के वार्म को, फाइलेरिया नाम का वार्म का जो है, इसके बारे में हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। इसका 2 स्पीसीज होता है, वाउचेरिया, है ना, वाउचेरिया वानक्राफ्टाई, है ना, वाउचेरिया वानक्राफ्टाई एंड वाउचेरिया मैलेलाई, है ना, वाउचेरिया मैलेलाई। ये 2 स्पीसीज होते हैं इस वार्म के जो कि फाइलेरिया नाम की बीमारी को काज करते हैं। तो ये जो वार्म है, ये जो देख रहे हैं, ये वार्म क्या है? काजेटिव एजेंट है। ये वार्म जो है वो काजेटिव एजेंट है, ठीक है। ये जो वार्म है वो काजेटिव एजेंट है, और मेल क्यूलेक्स जो होता है वो कैरियर होता है और फाइलेरिया नाम की बीमारी को अंजाम देता है। तो मॉस्किटो का नाम आया तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ये लोग क्या हैं, इस तरह से बीमारी काज करते हैं। हमको बेसिकली प्लाज्मोडियम के बारे में स्टडी करना था, फिर भी इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, कई बार पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा। अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे, जब प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कशन करेंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे, पर छोटी मोटी बातें हैं जिन्हें कॉपी में एक तरफ नोट कर लीजिएगा। मेरे दिमाग में रिकॉल होता रहता है, मैं आपको बताते रहता हूँ। मैं मशीन नहीं हूँ और मैं कोई बुक भी नहीं हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। जो दिमाग में आता है उसको बता जरूर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें फील हो जाएं, और इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इसलिए बिल्कुल कहीं ना कहीं उसको किताब के पीछे या कॉपी के पीछे नोट डाउन कर लिया करिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब चीज़ों को फील करते हैं और बात को और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो अनफेवरेबल कंडीशन में, देखो भाई, कहा जाता है कि मलेरिया का जो वार्म होता है, मलेरिया का जो वार्म होता है यानी कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो साफ पानी में पनपता है। साफ पानी में क्यों पनपता है समझते हैं। तो होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्लाज्मोडियम है जो अनफेवरेबल कंडीशन, प्लाज्मोडियम पानी के लिए प्यासा होता है और उसको पानी की जरूरत होती है। अगर पानी मिल गया तो मौजा ही मौजा, ना मिले तो सजा ही सजा। अब मान लो जिस सराउंडिंग में प्लाज्मोडियम रह रहा है, दुर्भाग्यवश मान लो कूलर में रह रहा है और कूलर का पानी आप गिरा दिए, प्लाज्मोडियम रोड पे आ गया, जैसे आजकल लोग आ गए, तो प्लाज्मोडियम रोड पे आ गया तो रोएगा तो उसके ऊपर धूप पड़ती है, बेचारा फिर रोता है, और धूप पड़ती है तो भगवान ने एक व्यवस्था बनाई इसके अंदर। इसकी जो बॉडी होती है उस बॉडी पे एक सिस्ट बन जाता है, यानी एक कवरिंग बन जाती है, एक हार्ड कवरिंग बन जाती है ना, एक ऐसे जो है कवरिंग बन जाती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है। और उसका जो अंदर का मटेरियल है, अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक क्या है, एक कह सकते हैं कि एक लिक्विड, एक गाढ़े लिक्विड के फॉर्म में पहले कन्वर्ट होता है। जब एक गाढ़े लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसके बाद थोड़ा और सूखता है तो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है। इस छोटे छोटे टुकड़े को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्पोर कहते हैं। अब इसको इस बात की तलाश होती है कि अब बरसात आएगी तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे। ये हवा के सहारे एक जगह से दूसरी जगह उड़ता रहता है, कभी हवा में उड़ता रहता है और कभी हवा में अगर इसको पानी मिल जाता है तो ये जो दिख रहा है इसका जो सिस्ट,
ये सिस्ट जो है वो फट जाएगा बच्चों, और फटने के बाद इसमें से जो आपका प्लाज्मोडियम है वो बाहर आ जाएगा और डांस करते हुए ये जो है उस सराउंडिंग में ग्रो करेगा। अब होता कैसे है मलेरिया? अब इसी सराउंडिंग में जो फीमेल एनाफिलीज है वो फीमेल एनाफिलीज भी अपना लार्वा छोड़ती है। फीमेल एनाफिलीज भी क्या करती है? अपना लार्वा छोड़ती है। जैसे ही लार्वा छोड़ती है उस लार्वा में ये इतना छोटा होता है प्लाज्मोडियम, उस लार्वा के पेट में घुस करके उसके सैलिवरी ग्लैंड में जाके बैठ जाता है। लार्वा बड़ा होता है, बड़ा खुश रहता है, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी, जा करके ह्यूमन बीइंग को काटता है। जब ह्यूमन बीइंग को काटता है तो काटने के बाद उसके सलाइवा से जो है वो ह्यूमन बीइंग के ब्लड में चला जाता है और ये मलेरिया नाम की बीमारी ह्यूमन बीइंग के अंदर हो जाती है। उसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। और मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया की बीमारी आपकी बॉडी में कैसे होती है, ये समझ में आ गया। तो ये जो प्लाज्मोडियम है वो वहां गया, फीमेल एनाफिलीज भी अपना लार्वा छोड़ी, उसके बाद लार्वा एडल्ट बना और उसी एडल्ट के अंदर उसके सैलिवरी ग्लैंड में ये जो प्लाज्मोडियम पाया गया, आपको वो काटा और काटने के बाद आपको क्या हो गया? मलेरिया हो गया। एक बच्चे ने मेरे से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं बहुत खुश हुआ। क्या पूछा? उसने पूछा सर एक बात बताइए, ये जो मच्छर है वो पैरासाइट है कि नहीं? मैंने कहा नहीं। करे ये तो खून चूसता है हमारा, फिर पैरासाइट क्यों नहीं होगा? मैं कहा देख बेटा, ये जो मॉस्किटो होता है वो पैरासाइट इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे बॉडी पे 100% डिपेंडेंट नहीं होता है। ये सिर्फ उस खून इसलिए चूसता है ताकि वो अपने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को अंजाम दे सके। जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे 100% डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हम पैरासाइट का नाम, उस चीज के लिए डिपेंडेंट होते हैं, फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, उसे हम पैरासाइट का नाम देते हैं। और जो प्लाज्मोडियम जो फीमेल एनाफिलीज होती है वो ह्यूमन बीइंग के ब्लड को अपने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को अंजाम देने के लिए उस ब्लड को लेती है, इसीलिए हम उसे पैरासाइट नहीं कहते हैं। अगर हमारी बातों पे आपको विश्वास नहीं होगा तो आप क्लास 12 की एनसीईआरटी निकालिएगा, जो है इकोलॉजी चैप्टर निकालिएगा। इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो होगा उसके लास्ट पेज के जो है लास्ट पेज के उसके पहले वाले पेज पे, है ना, मतलब लास्ट पेज मतलब जो इकोलॉजी का पहला चैप्टर है उसके लास्ट पेज के पहले वाले पेज पे अगर आप देखिएगा तो आपको जो है इसके बारे में मिल जाएगा। सेकंड लास्ट के दूसरे पेज पे, मतलब पेज का ये हिस्सा, दूसरा हिस्सा ऊपर वाली लाइन में अगर उसको पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसको पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा हुआ है कि जो है फीमेल एनाफिलीज या मॉस्किटो इज नॉट अ पैरासाइट, इज जस्ट यूज अ ब्लड टू कंप्लीट देयर रिप्रोडक्शन। इसीलिए हम जो है मॉस्किटो को पैरासाइट नहीं कहते। चीजें फील आ रही है, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन हो गया। अब हम सीखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बहादुर बच्चों, हमने जो है एक दिन फंजाई से बात किया। हमने पूछा, ए फंजाई तेरा क्या हाल चाल? उसने कहा सर बहुत अच्छा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, वाह वाह। खैर अपने अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में बताओ। कहा सर जब हमारे पास कुछ फेवरेबल कंडीशन होते हैं तो हमारे बॉडी पर एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजिया का नाम देते हैं। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसने ये भी कहा कि सर स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है और यही स्पोर हवा में टहलते हुए जाता है। और मान लीजिए आप लोगों के घर में जलेबी रखा हुआ हो, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे तक, तो ये जो आपका स्पोर है वो वेट करता है, आप जलेबी खाएंगे। जब लगता है आप नहीं खाएंगे तब वो बेचारा उस पर अटैक करता है और अटैक करके अपने नंबर को बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन करता है और कुछ ही देर में एक ग्रुप ऑफ स्पोर बना लेता है। अब इस ग्रुप ऑफ जो स्पोर है उसको बोलते हैं हम लोग माइसीलियम, है ना। फिलामेंट ऑफ फंगस को बोलते हैं माइसीलियम और एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइफी, है ना। जो एक हिस्सा होता है, एक जो है उसका सेल होता है, उसको हम हाइफी कहते हैं और ग्रुप ऑफ हाइफी को हम जो है माइसीलियम कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो माइसीलियम होता है वो क्या होता है और हाइफी क्या होता है, इस चीज को समझना जरूरी है। तो जो ग्रुप ऑफ हाइफी है उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम माइसीलियम का नाम देते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ हाइफी को क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं।
ठीक है। आप अगर पेज नंबर 22 पे आइएगा एनसीईआरटी के, तो उस पर आप देख सकते हैं लिखा है कि दिस आर द कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। इसकी जो एक सिस्टम है, एक जो सेल है उसको हाइफी कहते हैं, और ग्रुप ऑफ हाइफी को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ हाइफी को माइसीलियम कहते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग। तो आपके जलेबी पे, आपकी मिठाई पे ये पार्टी मना सकता है, इसलिए समय से जलेबी खाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हो गया किसके बारे में, फंगाई के बारे में हो गया। बात को और आगे बढ़ाया जाए तो हाइड्रा और ईस्ट के अंदर, हाइड्रा और ईस्ट के अंदर, ईस्ट जो है एक यूनिसेलुलर फंगस है। क्या है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। इस क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगस है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये यूनिसेलुलर फंगस जो है वो क्या करता है, कहीं फूड पे गिरता है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन में उसके बॉडी पास से एक आउट ग्रोथ निकलता है। मान लो ये मेरा हाथ है, ये आउट ग्रोथ है। क्या होगा, ये बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, टूट जाएगा, और टूटने के बाद मेरे जैसा एक इंसान को क्रिएट कर देगा। ऐसा ही क्या होता है, हाइड्रा और ईस्ट के साथ होता है। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो एक आउट ग्रोथ बनता है, वो आउट ग्रोथ कुछ समय बाद डिटैच होकर के एक नया हाइड्रा बनाने में सक्षम होता है। बात को और आगे बढ़ाते हैं, चीजों को और फील करने की कोशिश करते हैं। एक फिनोमेना होता है फ्रेगमेंटेशन, और एक फिनोमेना होता है रीजनरेशन। एक दिन की बात है, एल्गी जो है वो बरसात का समय था, एल्गी जो है वो पानी में टहलते हुए जा रही थी, पानी मतलब नदी में जा रही थी। अचानक चट्टान आया, से टकराई, और टकराने का चिथड़े उड़ गए उसके। मैं जाकर के एल्गी के पास बहुत रोया, क्योंकि एल्गी हमारी दोस्त थी। उसने कहा क्यों रो रहे हो, 2 दिन बाद हमसे मिलना, हम अपनी संख्या में 100 गुना बढ़ोतरी कर चुके होंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं 2 दिन बाद गया, मैंने देखा वो जो एक एल्गी थी उसके कम से कम 500 अवतार थे। मैं कहा वाह क्या बात है। कहने का मतलब क्या बच्चों, ये जो एल्गी होती है ये फ्रैगमेंटेशन, यानी कि जब मैच्योर एल्गी, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई एल्गी का नाम बताइए, जैसे कि यूलोथ्रिक्स ले लेता हूँ, है ना। जो यूलोथ्रिक्स होता है ना, यूलोथ्रिक्स जो है वो जा करके किसी स्टोन से टकराया, मैच्योर यूलोथ्रिक्स टकराने के बाद चिथड़े उड़ गए, और हर चीज साथ 2 दिन के बाद फिर से नया एल्गी बन के तैयार हो गया। तो दिस behavior, this system can be seen into the algae and the name is यूलोथ्रिक्स। फिर रीजनरेशन की बात करते हैं, ये प्लेनेरिया के अंदर कॉमन है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने कहा कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, पर क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है? तो जी नहीं है। तो क्यों नहीं है बताइए ना। तो चलिए फील करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। चलो मैं मानता हूं कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, पर आप जानते होंगे कि कुछ मेल और फीमेल आपके सराउंडिंग में रहते हैं। मेल मतलब मेल, फीमेल, ठीक है। तो कुछ मेल और फीमेल जो है आपके सराउंडिंग में रहते हैं। फीमेल का सिंबल बायो में ये होता है, और मेल का सिंबल बायो में ये होता है। अब आपके सराउंडिंग में फीमेल और मेल पाए जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि वो कॉन्टिन्यूस जो है रिप्रोडक्शन करने के बावजूद भी उनके बेबी नहीं होते हैं। कहा जाता है उस केस को इनफर्टिलिटी। अब क्लास जो है 12th की किताब पढ़िएगा, और उसमें लिखा गया है कि अगर कोई भी पेरेंट्स जो है 12 महीने यानी कि 1 साल तक लगातार कंटिन्यूअस ब्रीडिंग करता है, कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन करता है, उसके बावजूद भी क्या करता है, अगर उसकी बेबी नहीं होते हैं तो वो जो है इनफर्टाइल कहा जाता है। एक बच्चे का लेता 12 महीना है कि 24 महीने, सॉरी जो 24 मंथ होता है, कि अगर कोई भी पेरेंट्स जो है वो 24 महीने अगर लगातार रिप्रोडक्शन करता है, उसके बावजूद भी इसकी बेबी नहीं होते हैं, उन्हें हम इनफर्टाइल कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेल है और ये फीमेल है, आपस में रिप्रोडक्शन करते जा रहे हैं, फिर भी इसकी बेबी नहीं हो रहे, तो क्या ये लोग लिविंग नहीं हुए, नॉन लिविंग हुए, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए, एक नया ऑर्गेनिज्म नहीं प्रोड्यूस कर पाया, तो ये जिंदा नहीं, मर गए? जी नहीं, जिंदा। इसका मतलब एक गलती हमने ढूंढा। दूसरी गलती, आप म्यूल का नाम सुने होंगे। म्यूल जो होता है, जब फीमेल हॉर्स और मेल डंकी, फीमेल हॉर्स और मेल डंकी, मेल गधा को जब हम क्रॉस कराते हैं तो बनता है म्यूल। और म्यूल जो होता है, क्रॉस मतलब रिप्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है। म्यूल एक खच्चर जो होता है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, स्टेराइल होता है, वो सिर्फ काम कर सकता है, पीठ पे बोझ हार्ड हो सकता है। तो ये रहा म्यूल के बारे में, ठीक है।
तीसरी चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, हनी बी। मेरे प्यारे बच्चों, हनी बी का जो वर्कर होता है वो स्टेराइल होता है। हनी बी के 3 हिस्से होते हैं, मतलब 3 तरह की स्पीसीज होती है उसमें। एक होती है क्वीन बी, है ना, क्या होती है, क्वीन बी होती है, जो कि डिप्लॉयड फर्टाइल मतलब जहाँ खेती हो सकता है, जहाँ खेती नहीं हो रहा है रिप्रोडक्शन कर पाती है, तो डिप्लॉयड फर्टाइल क्या फीमेल होती है, ठीक है। डिप्लॉयड को हम लोग बायो की भाषा में 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात करते हैं ड्रोन की, ड्रोन, इसी ड्रोन से ड्रोन कैमरा का विकास हुआ है, नाम हुआ है, विकास नहीं हुआ है। तो ड्रोन जो होता है वो दिस इज हैप्लॉयड फर्टाइल मेल होता है, हैप्लॉयड फर्टाइल मेल। और जिस प्रोसेस से ये बनता है उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्योंकि ये होता क्या है, ये डायरेक्ट जो है फीमेल गैमेट से ही क्या होता है, सीधे डायरेक्ट जो है वो मेल बन जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और पार्थेनोजेनेसिस से है जो है वो ड्रोन बनता है। क्या जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस इनके अंदर पाया जाता है। पूछा जाता है कि किसी जो है किसी ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसके अंदर नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होता है, तो इनके अंदर नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। उसके बाद कुछ बर्ड होते हैं, जैसे कि उसका ट्रिक है समझने का, हनी सिंह रॉयल बेंटी, क्लास 12 का टॉपिक है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, 1-2 वर्ड याद रखिए ताकि आपको थोड़ा भौकाल रहे। तो ये क्या है, हनी बी हो गया। एक आपने देखा होगा केला भी क्या होता है, जो बनाना होता है वो भी एक क्या है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होता है, बिना सीड का होता है केला। जिसके अंदर जो है सीड नहीं होते हैं उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और जो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन को कहते हैं हम लोग क्या, पार्थेनोजेनेसिस। और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट जो है फर्टिलाइजेशन को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है जो है बनाना, तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है बनाना के अंदर, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस यहाँ भी पाया जाता है। और भी 1-2 एग्जांपल है जिनको अभी नहीं बता रहे हैं, क्लास 12 में बताएंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ड्रोन हो गया, क्वीन भी हो गया, और वर्कर। ये जो वर्कर भी होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वर्कर भी होती है वो क्या होती है, ये स्टेराइल फीमेल होती है। क्या होती है, स्टेराइल फीमेल होती है, और ये 2n होती है। और अब बताइए, स्टेराइल है तो क्या लिविंग नहीं है क्या, जी बिल्कुल लिविंग है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। एक बात और होती है, यहाँ आप रिप्रोडक्शन की बात करिए तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका एक सेल से 2 सेल हुआ। अगर एक सेल से 2 सेल हुआ तो उन्हें हम क्या कहें, उन्हें ग्रोथ कहें या रिप्रोडक्शन कहें? कि ग्रोथ, नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सेल को ग्रोथ कहते हैं। अरे भैया, जब सेल के नंबर में बढ़ोतरी होती है उसको ग्रोथ कहते हैं। यहाँ एक सेल से 2 सेल हुआ तो उसको ग्रोथ कहें कि रिप्रोडक्शन कहें? अमीबा था, अमीबा एक सेल से 2 सेल हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो एक सेल से 2 सेल हुआ तो उसको क्या कहें, रिप्रोडक्शन कहें कि ग्रोथ कहें? बोलिए। तो उसको हम नहीं क्लियरिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ भी हमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रोथ इज नॉट रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग। अगला 3 टॉपिक पढ़ना है हमें, मेटाबॉलिज्म, फिर उसके बाद हमको पढ़ना है क्या, कॉन्शियसनेस, और तीसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ये 3 चीजें पढ़ लेते हैं तो हमारा जो है एक अच्छा टॉपिक, लिविंग वर्ल्ड का एक अच्छा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत, नई दिशा और नए जोशो जुनून के साथ कल। आज के लिए बस